लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख, आपकी किराने की चीजें इतनी महंगी क्यों हो गई हैं। इसमें अमेरिका में लगातार बढ़ती खाद्य कीमतों के पीछे की असली वजह समझाने की कोशिश की गई है। लेख कहता है कि ये सिर्फ महंगाई, युद्ध या सप्लाई चेन की दिक्कत का मामला नहीं है, बल्कि असली समस्या ये है कि ये खाने पीने का पूरा कारोबार कुछ बहुत बड़ी कंपनियों के हाथों में सिमट गया है। यानी बाजार में प्रतिस्पर्धा कम होती गई और बड़ी कंपनियां कीमतें तय करने की ताकत हासिल करती गई। लेख की शुरुआत बीफ यानी गौ मांस की बढ़ती कीमतों से होती है। अमेरिका में मांस इतना महंगा हो चुका है कि बारबेक्यू सीजन में आम लोगों को जेब पर भारी बोझ महसूस हो रहा है। लेकिन लेख बताता है ये अचानक नहीं हुआ। दशकों से कुछ बड़ी मीट प्रोसेसिंग कंपनियों जैसे जेबीएस, टाइसन, कार्गिल और नेशनल बीफ ने पूरे बाजार पर कब्जा जमा लिया है। हालत यह है कि अमेरिका के कुछ ज्यादातर मवेशी गिने चुने प्लांटों में ही प्रोसेस होते हैं, यानी उत्पादन से लेकर सप्लाई तक सब कुछ बड़ी कंपनियों के नियंत्रण में है। लेख का तर्क है कि जब बाजार में कुछ कंपनियों का दबदबा बढ़ जाता है तो उपभोक्ताओं के पास विकल्प कम हो जाते हैं और कंपनियां आसानी से कीमतें बढ़ा सकती हैं। यही वजह है कि महामारी और सप्लाई चेन संकट के दौरान खाद्य कंपनियों ने सिर्फ लागत बढ़ने का बहाना नहीं बनाया, बल्कि भारी मुनाफा भी कमाया। लेख में कहा गया है कि 2019 से 2025 के बीच अमेरिका में खाने पीने की चीजों की कीमतें करीब 30% तक बढ़ गईं, जबकि बड़ी कंपनियों के मुनाफे भी तेजी से बढ़े। संपादकीय ये भी याद दिलाता है कि अमेरिका में कभी एकाधिकार रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए थे। 19वीं सदी में बड़ी कंपनियों की मनमानी रोकने के लिए शमन एंटी ट्रस्ट एक्ट लाया गया था, और एक दौर ऐसा भी था जब सरकार ने बड़ी मीट कंपनियों को तोड़ने तक का काम किया। लेकिन 1980 के बाद से सरकारों ने बड़ी कंपनियों के विलय और विस्तार को खुली छूट दे दी। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे पूरा खाद्य बाजार कुछ कॉरपोरेट समूहों के कब्जे में चला गया। लेख सिर्फ उपभोक्ताओं की परेशानी की बात नहीं करता, बल्कि किसानों की मुश्किल भी सामने लाता है। किसान अपनी फसल और पशुओं का सही दाम नहीं पा रहे, जबकि उपभोक्ता महंगा सामान खरीदने को मजबूर है। यानी फायदा बीच की बड़ी कंपनियां उठा रही हैं। लेख के मुताबिक आम लोगों को यह भ्रम दिया जाता है कि बाजार में बहुत विकल्प हैं, लेकिन असल में अलग अलग ब्रांडों के पीछे वही कुछ कंपनियां बैठी हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स का ये लेख मूल रूप से ये कहना चाहता है कि महंगी ग्रोसरी सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि राजनीतिक और कॉरपोरेट ताकत के असंतुलन का नतीजा है। लेख सरकार से मांग करता है कि बड़ी कंपनियों पर सख्ती हो, बाजार में नए खिलाड़ियों को मौका मिले और पुराने एंटी मोनोपोली कानूनों को फिर से गंभीरता से लागू किया जाए, वरना किसान कम कमाते रहेंगे, आम लोग महंगा सामान खरीदते रहेंगे और बड़ी कंपनियां लगातार और ताकतवर होती जाएंगी। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय नौकरियों और प्रशिक्षण पर गार्जियन की राय, युवाओं के अवसर बढ़ाना एक राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए। इसमें ब्रिटेन के उन लाखों युवाओं की चिंता उठाई गई है जो ना पढ़ाई में हैं, ना नौकरी में और ना किसी ट्रेनिंग में। लेख कहता है ये सिर्फ कुछ युवाओं की व्यक्तिगत असफलता नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी है। इसलिए सरकार को इसे सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मिशन की तरह लेना चाहिए। संपादकीय बताता है कि ब्रिटेन में 16 से 24 साल के करीब 10 लाख युवा ऐसे हैं जिन्हें नीड्स कहा जाता है, यानी वो ना शिक्षा में हैं, ना रोजगार में और ना किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में। ये उनकी उम्र के हर 8वें युवा के बेरोजगार हैं। लेख के मुताबिक राजनीतिक बहस अक्सर गलत दिशा में चली जाती है, जहां बेरोजगारी और कमजोर व्यवस्था पर बात करने की बजाय युवाओं को आलसी या आजकल के बच्चे कहकर दोष दिया जाता है, जबकि असली समस्या रोजगार की कमी, बढ़ती मानसिक और शारीरिक बीमारियां और कमजोर ट्रेनिंग व्यवस्था है। लेख पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एलन मिनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहता है कि सरकार के पास युवाओं के भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट और ठोस योजना नहीं दिखती, खासकर उन 60% युवाओं के लिए जो स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी नहीं जाते। यानी शिक्षा व्यवस्था का पूरा ढांचा सिर्फ अकादमिक छात्रों को ध्यान में रखकर बना हुआ है, जबकि बड़ी संख्या में ऐसी युवा हैं जिन्हें कौशल, व्यवहारिक प्रशिक्षण और शुरुआती नौकरी के मौके चाहिए।
संपादकीय ये भी कहता है कि तकनीक और सोशल मीडिया ने युवाओं को मानसिक रूप से ज्यादा अस्थिर बना दिया है। बहुत से युवा लगातार ऑनलाइन दुनिया में तो मौजूद हैं, लेकिन अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था और समाज से कटते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में शुरुआती नौकरियां कम होती जा रही हैं, जहां पहले युवा अपना करियर शुरू करते थे। आज हालत यह है कि कई युवा दर्जनों आवेदन भेजते हैं, लेकिन जवाब तक नहीं मिलता। लेख शिक्षा और ट्रेनिंग सिस्टम की कमियों पर भी सवाल उठाता है। उसके मुताबिक कई शैक्षिक सुधार कम अकादमिक छात्रों के लिए नुकसानदायक साबित हुए हैं। अप्रेंटिसशिप योजनाएं भी सही तरीके से काम नहीं कर पाईं। यानी युवाओं को नौकरी के लायक बनाने की बात तो बहुत होती है, लेकिन उन्हें असली मौके नहीं मिलते। द गार्जियन का यह संपादकीय आखिर में एक अहम बात कहता है, सिर्फ युवाओं को वर्क रेडी बनाना काफी नहीं है। असली जरूरत यह है कि बाजार में नौकरियां भी हों। जब एआई और ऑटोमेशन तेजी से काम की दुनिया बदल रहे हैं, तब सरकार को सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि रोजगार पैदा करने पर भी उतना ही जोर देना होगा। लेख का साफ संदेश है कि अगर एक पूरी पीढ़ी को काम और उद्देश्य से जोड़ना है, तो सरकार, शिक्षा व्यवस्था और उद्योगों को मिलकर काम करना होगा, वरना यह संकट और गहरा होता जाएगा। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, क्या फिजी का बंदरगाह अमेरिका चीन टकराव का नया मोर्चा बनेगा? इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती जियोपॉलिटिकल खींचतान को समझाने की कोशिश की गई है। लेख कहता है कि दुनिया की नजर भले अभी पश्चिम एशिया और यूरोप के संघर्षों पर हो, लेकिन प्रशांत महासागर के छोटे छोटे द्वीपीय देश अब अमेरिका, चीन और उसके सहयोगियों के बीच नई रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बनते जा रहे हैं। लेख के मुताबिक भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समूह क्वाड ने फिजी में बंदरगाह विकसित करने की संयुक्त योजना की घोषणा की है। फिजी के सुवा और लाउतोका बंदरगाहों को इस परियोजना के पहले चरण में शामिल किया जाएगा। ऊपर से ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार से जुड़ी पहल दिखाई देती है, लेकिन लेख का कहना है इसके पीछे असली मकसद चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने प्रशांत क्षेत्र के देशों में अरबों डॉलर निवेश किए हैं और वहां आर्थिक व रणनीतिक पकड़ मजबूत की है। इसलिए क्वाड की ये पहल सिर्फ बंदरगाह बनाने की योजना नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन की नई चाल मानी जा रही है। अल जजीरा ये भी समझाता है कि क्वाड अब केवल सुरक्षा समूह नहीं रह गया है। ये समुद्री सुरक्षा, सप्लाई चेन, साइबर टेक्नोलॉजी, खनिज संसाधनों और क्षेत्रीय निगरानी जैसे मुद्दों पर भी सक्रिय हो चुका है। खासकर चीन के बढ़ते नौसैनिक प्रभाव और दक्षिण चीन सागर में उसकी आक्रामक रणनीति को देखते हुए क्वाड खुद को एक वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में पेश कर रहा है। यही वजह है कि चीन इस तरह की पहलों को ब्लॉक पॉलिटिक्स और अपने खिलाफ घेराबंदी के तौर पर देखता है। लेख में यह भी बताया गया है कि फिजी जैसे छोटे देशों की स्थिति बेहद दिलचस्प और जटिल है। एक तरफ फिजी के पारंपरिक रिश्ते ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी देशों के साथ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पिछले 1.5-2 दशकों में चीन ने वहां सड़कों, बंदरगाहों और दूसरी परियोजनाओं में भारी निवेश किया है। फिजी चीन का कर्जदार भी है, इसलिए फिजी खुलकर किसी एक खेमे में नहीं जाना चाहता। लेख इसे मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी कहता है, यानी सभी बड़ी ताकतों से रिश्ते बनाए रखना, लेकिन किसी के साथ पूरी तरह खड़ा ना होना। अल जजीरा इस लेख के जरिए असल में ये कहना चाहता है कि आने वाले समय में दुनिया की बड़ी ताकतों की प्रतिस्पर्धा सिर्फ युद्ध या सैन्य अड्डों तक सीमित नहीं रहेगी। बंदरगाह, समुद्री रास्ते, व्यापारिक नेटवर्क और छोटे द्वीपीय देश भी इस वैश्विक शक्ति संघर्ष के अहम मोहरे बनेंगे। फिजी में बंदरगाह निर्माण की योजना उसी बड़े खेल का हिस्सा है, जहां चीन अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है और क्वाड उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उन छोटे देशों के सामने है जो इन महाशक्तियों के बीच संतुलन बनाकर अपने हित बचाना चाहते हैं। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen